हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी 2017 के जो क्वांट के क्वेश्चन आपके आए थे, जो आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, वो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या हमारे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हम चीजों को कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व करें, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बेसिकली जो आपके 2017 में क्वेश्चन आए थे ईपीएफओ, एपीएफसी के पेपर में, वो मस्ट डू क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं जो हमें जरूर करने चाहिए, क्या उनके बेस्ट अप्रोच हो सकती है, कैसे हम उन्हें एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन हमसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, ये एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अरुण बॉट एन ओल्ड कंप्यूटर एंड स्पेंट 110 रुपए ऑन इट्स रिपेयर। ही देन सोल्ड इट टू भोला एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो वो भोला को 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। भोला सोल्ड इट टू दी चंदन एट अ लॉस ऑफ 10%। भोला क्या करता है कि चंदन को 10% के लॉस पे दे देता है, ठीक। और चंदन लास्ट में इसे 1188 रुपए के प्रॉफिट, 1188 रुपए में 10% के प्रॉफिट पे खरीदता है। तो आपको बताना है कि अरुण ने जो है वो कंप्यूटर कितने में लिया था। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन लोग हैं हमारे पास। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या इसकी अप्रोच होगी, एक हमारे पास अरुण है जिसने सबसे पहले कंप्यूटर लिया, ठीक। फिर उसके बाद उसने भोला को दिया, भोला ने फिर चंदन को दिया, और चंदन ने इसे जो लास्ट में बेचा, चंदन इसे कितने रुपए में बेचा, 1188 रुपए में चंदन इसे बेचा। चंदन इसे 1188 रुपए में बेचा और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे, देखिए आप यहाँ पे कि चंदन को 10% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको मालूम है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। अगर प्रॉफिट हुआ तो इस 10 का 10% है 1, यानी कि अगर ये सीपी है तो उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि उसने बेचा कितने में होगा, 11 में बेचा होगा। तो इस 11 की वैल्यू कितनी है, इस 11 की वैल्यू है 1188। इस 11 की वैल्यू कितनी है, 1188। तो भाई आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि उसने 10 का खरीदा था चंदन ने और उसने 11 में बेचा था। तो 11 की वैल्यू अगर 1188 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से 108 आ जाएगी, और 10 की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी, 10 की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछे तो यानी कि जो चंदन को ये सामान पड़ा था वो पड़ा था यहाँ पे चंदन को 1080 रुपए का, ठीक। चंदन ने इसके लिए 1080 रुपए पे करे थे जब चंदन ने सामान लिया था। अब आप कंटेक्स्ट समझना, हुआ क्या था कि चंदन को जो मिला था ये भोला ने चंदन को बेचा था 10% के लॉस पे। तो भोला ने चंदन को बेचा था 10% के लॉस पे। तो 10% का लॉस का मतलब कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 10% के लॉस का मतलब होता है कि 10 पे 1 का लॉस, यानी कि हम सामान 9 का बेच रहे हैं अगर हमने 10 में खरीदा है। तो भोला ने 10 में खरीदा था, भोला ने 10 में खरीदा था, और भोला ने बेचा कितने में, भोला ने 9 में बेचा। तो यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1080 है। 9 यूनिट की वैल्यू 1080 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे 120, 120 से हमारी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो भोला के लिए सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। भोला के लिए सीपी कितना आ जाएगा, 1200। अब देखो भोला ने अरुण को कितने पे करे थे, भोला ने, ये तो ना देखो यहां से ये 10% का लॉस है, ये क्या है 10% का लॉस। और आप अगर देखेंगे यहां से तो ये हमारा जो आया ना, ये यहां से यहां तक ये 6, ये 10 है और ये हमारा 11 है। तो ये 10 और 11 क्या है, ये 10% का प्रॉफिट है, ये 10% का क्या है, प्रॉफिट है। अब इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अरुण था, अरुण ने भोला को कितने में ये सोल्ड करा था, 20% के, यहाँ पे देखेंगे देन ही सोल्ड टू भोला एट अ 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट का हमारा क्या मतलब होता है, 20% प्रॉफिट की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, दिस इज 20% 1/5, बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इट इज 6/5। प्रॉफिट की टर्म में अगर हम बात करें तो इट इज 6/5। दैट मीन्स अरुण ने जो भोला को बेचा था वो 5 का सामान उसने 6 में बेचा था, यानी कि जो 6 की वैल्यू है वो कितनी है, 6 की वैल्यू आपकी 1200 है। तो अगर मैं आप यहां से आपसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछूंगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप देख पाएंगे कि ये हमारा यहाँ पे है 200। कितना है हमारा, 200। तो यानी कि अगर 6 की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 5 की वैल्यू जाएगी हमारी 1000। 5 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1000। यानी कि अरुण ने, जो अरुण के पास टोटल जो पैसा था वो 1000 रुपए था, और 1000 रुपए उसके पास कब था, जब उसने इस पे 110 रुपए रिपेयरिंग में खर्च करे थे। यानी कि उसको सामान कितना में पड़ा था भाई, अगर आपके पास 1000 रुपए है और आपने इसमें 110 रुपए खर्च करे हैं तो आपने खरीदा कितने में था, 890 में। यही तो आप सामान्य सी बात है, छोटी सी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन था बेसिकली, ये एक नया क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया है। अब हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है, देखो
कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कैसे आप सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होनी। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको इस फॉलोइंग जो हमारी स्टेटमेंट है इसको आपने कंसिडर करना है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपका, वो आपका है 25%। आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है हमारा, 25% हमारा कितना होता है, तो 25% हमारा होता है 1/4। कितना होता है 1/4। तो ये हमारा है। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 20, ये हमारा नीचे वाला होता है सीपी, ध्यान रखना है आपने, सीपी यानी सीपी का मतलब आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 4 का हमारा सामान है, 1 का हमने इस पे प्रॉफिट काउंट करा। आप 4 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए, आपने उस पे 1 रुपए लाभ में बेचा, तो आपने बेचा कितने में, 5 रुपए में। तो यानी कि 4 का सामान आप खरीद के लाए, आपने 5 रुपए में बेचा, तो आपको क्या होगा, 1 रुपए का फायदा होगा। तो आपकी एसपी कितनी हो जाएगी, तो एसपी विल बी 5। जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, सेलिंग प्राइस हमारी 5 होगी। अब देखो, आपको सीपी मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, और आपको एसपी मालूम है। ये कह रहा है कि उसे 20 इतने में बेचता है, इकाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख में बेचता है। ये इसे कितने में बेचता है, 20 लाख में बेचता है। तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 की वैल्यू हमारी 20 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, और 1 जीरो हमारी और हो जाएगी। हमें बताना है कि इसका प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, एक यूनिट की हमें वैल्यू बतानी है। तो कुछ भी नहीं है ये जो हमारा है, इस पे जो हमारे 6 जीरो है, इन 6 जीरो को आप 5 से भाग कर दो, तो 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी। और ये 4 लाख ही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 जीरो हमारी और आ जाएगी। तो 4 लाख हमारा इस पे क्या हो जाएगा, देखेंगे आप, 4 पे हमारे कितनी जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 3 2 5 जीरो। तो आप देख पाएंगे ये हमारा इसका एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका इसका यही है, आपने कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, आपको प्रॉफिट निकालना था। तो आप जानते हैं 25% हमारा 1/4 होता है। अगर लॉस होता तो आप क्या बोलते हैं कि 4 हमारी सीपी है, आप 4 रुपए का खरीद के लाए, आपको 1 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि आपने 3 में बेचा। तो आप क्या करते कि एसपी तब हमारे उस केस में क्या हो जाती, सीपी माइनस लॉस, तो यानी कि एसपी हमारी हो जाती उस केस में 3। अगर 25% का लॉस होता तो, if there is a occurrence of 25% loss, then the fraction will be 3/4. But if there is a 25% profit, then the rate percent will be 25% profit, so the fraction value will be 5/4. राइट, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कैसे करेंगे आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या इसका बेहतरीन अप्रोच होगा सॉल्व करने का, 2 व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्टार्टिंग लाइन। ठीक है, दो यहाँ पे, एक गाड़ी आपकी यहाँ पे है, एक गाड़ी आपकी यहाँ पे है, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी 100 किलोमीटर है। ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हमारी 100 किलोमीटर है। अब देखो आप, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे फॉलो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है कि जो उनकी स्पीड है, जो यहाँ पे एक गाड़ी है, 2 व्हीकल है ना हमारे पास, तो यहाँ पे जो हमारी एक गाड़ी है, लेट्स से ये गाड़ी हमारी ए है, और यहाँ पे जो हमारी गाड़ी है वो गाड़ी हमारी बी है। तो इनकी जो स्पीड है, पहली गाड़ी की जो स्पीड है हमारी, वो है हमारी 45 km पर आवर, और ये वाली जो हमारी यहाँ पे गाड़ी है, इसकी स्पीड है 80 km पर आवर, और ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब ये इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ चल रही है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब कभी से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव जो हमारी स्पीड होगी उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा हमारी सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, यानी कि घटा के हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। अगर मैं बात करूं, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी, जो हमारी सापेक्षिक गति होगी, उसको हम ऐड करके निकालते हैं, दोनों स्पीड को। और जब हमारी रिलेटिव स्पीड, जब हम रिलेटिव स्पीड निकालना है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो हम स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी हमारी 45, यानी कि 125 km पर आवर, 125 km पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बस इसको कुछ करना नहीं था, आपने 100 किलोमीटर की आपको डिस्टेंस चलनी है, 100 किलोमीटर की आपको डिस्टेंस चलनी है, दोनों की स्पीड कितनी है, 125 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4/5 घंटे में जो है ये एक दूसरे को मिल जाएंगे, 4/5 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, आपको आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4/5 गुणा 60, तो 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, तो यानी कि 48 मिनट हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। सो जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए, ऐसे क्वेश्चन आए, तो चीजें आपने आसान समझनी है। दो बातें ध्यान रखनी है, अगर अपोजिट में है तो रिलेटिव स्पीड को ऐड करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड को डिफरेंस लेंगे। बस दो बातें आपने ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसको देखिए, रोकेंगे आप वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या आपका आंसर निकल के आता है। ये कह रहा है कि जो आर्टिकल है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है 20%, ठीक है साहब। फर्दर देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट, जो 5% का उसने टैक्स दिया है वो इंक्रीमेंट पे दिया है। तो इफ द आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 1331 टू द कस्टमर, जो आर्टिकल का कॉस्ट पड़ा कस्टमर को वो 1331 रुपीज पड़ा। तो आपको बताना है कि व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर इंक्रीज द प्राइस, तो प्राइस बढ़ने से पहले उसका कितना मूल्य था, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे हम। वो कह रहा है कि लेट से हमारा प्राइस कितना था भाई, कि हमारा प्राइस था पहले 100 रुपए, ठीक। हमारा प्राइस था पहले कितना, 100 रुपए, यही तो है। अब प्राइस में क्या हुआ कि प्राइस में 20% हो गई इंक्रीजमेंट, 20% क्या हो गई, इंक्रीजमेंट हो गई। तो 100 का 20% इंक्रीजमेंट क्या होता है भाई, 100 का 20% होता है 20, यानी कि हमारी कितनी हो गई, 120 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। अगर ये 120 हो गई, अब समझागा क्वेश्चन कि फर्दर देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब इस 20 पे वो फिर 5% ले रहा है, तो 20 पे 5% का मतलब कितना होता है, तो 20 पे 5% का मतलब होता है 1 कितने, 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना आएगा 1। तो यानी कि अब वो 1 रुपए और ज्यादा ले रहा है, तो 1 रुपए और ज्यादा का मतलब 20 पे वो 1 रुपए और ज्यादा ले रहा है, तो इस पे भी 1 रुपए और ज्यादा लेगा ना, यानी कि टोटल कितने लेगा, 121 रुपए। टोटल उसे 121 रुपए, ये नया प्राइस है 121। हमने देखो ये 121 कहां से आया, जब ये डाटा हमने लेट पे करा है, यानी कि हम एज्यूम पे कर रहा है हमने, ये हमने एज्यूम करा है। तो आप मुझे एक बार बताओ, अगर ये डाटा मैंने एज्यूम करा है, तो आप सीधा सरल तरीके से ये नहीं बोल पाएंगे कि अगर आपको पहले 100 रुपए देने थे, पहले आपको 100 रुपए देने थे, अब आप दे रहे हैं 121 रुपए, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं कितने, 1331 रुपए। तो इस 121 की वैल्यू 1331 नहीं है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। इस 121 की वैल्यू कितनी है, 1331। तो यानी कि हमें पूछ रहा है कि ओरिजिनल मूल्य कितना होगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता पाएंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल 121 गुणा 11, यानी कि हमारा 11 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो हम यहाँ पे भी 11 की गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1100। तो 1100 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1100 हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। 121 की वैल्यू 1331, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1100, ठीक। तो इस टाइप के जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो चीजें आपने समझनी है, ज्यादा इसमें आपने कुछ सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट बैट को परचेज करा 20% के डिस्काउंट पे, इफ द सेलिंग प्राइस इज बैट 1000 रुपए, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में भाई। एक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, डिस्काउंट क्या होता है आप मुझे बताइए। मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे आपको पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद आप वो आर्टिकल को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो यानी कि जो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रास्ता है, बीच में डिस्काउंट पड़ता है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रास्ता है, उस रास्ते में बीच में डिस्काउंट कहीं पड़ता है हमारा। तो बस यही तो है कंसेप्ट, कि अगर आपका कोई मार्क प्राइस था, उस पे आपने एक पर्टिकुलर डिस्काउंट काउंट करा, डिस्काउंट दिया, तो आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, यहां पे बोला है कि 20% का डिस्काउंट मिलता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 होती है। तो आप यहाँ पे अगर बड़े गौर से देखेंगे ना, इसमें कुछ सोचना नहीं था आपने ज्यादा, कि 5 रुपए हमारा अगर पैसा रहा होगा, तो 5 रुपए पे 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो 5 रुपए का 20% होता है 1 रुपए। 5 यूनिट बोले या रुपए बोले, हम यूनिट बोले, तो 5 यूनिट पे 20% यानी कि 1 यूनिट का डिस्काउंट मिलता है। तो 5 यूनिट हमारी क्या थी, मार्क प्राइस। 5 यूनिट हमारी क्या थी, मार्क प्राइस। हम उस पे 1 यूनिट का क्या दे रहे हैं, हम उस पे 1 यूनिट का दे रहे हैं डिस्काउंट। 1 यूनिट का हम दे रहे हैं डिस्काउंट। तो यानी कि जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी आर्टिकल की, सेलिंग प्राइस हमारे आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हमारे आर्टिकल की 4 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस हमारे आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, 4। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि
इफ द सेलिंग प्राइस आपको दिया है 1000 है, तो यानी कि इस 4 की वैल्यू कितनी है 1000 है। तो 4 की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 की वैल्यू 250 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। कितनी हो जाएगी 1250। तो 1250 आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है आपका वो इस सवाल का मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ है नहीं वैसे क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी आपने घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने पहला सवाल कराया ना इसका, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये पहला सवाल मैंने नया सवाल उठाया है, ये आगे हो गया, पीछे अगर हम करें तो ये कराया ना मैंने पहला सवाल आपको, ये मैंने नया सवाल आपको कराया है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये देखो ये वाला इतना अगर आपसे बड़ा पूछेगा तो डेफिनेटली सारे बच्चों के लिए बड़ा होगा वो। ये मैंने आपको एक नया क्वेश्चन कराया ताकि आपको चीजें समझ में आए। बाकी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं ये पूछा गया है, ये भी आपका 17 का पेपर है जो 2017 का एपीएफसी का, वहां से मैंने लिया है, ये भी आपको वहां से मैंने लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अब ये देखो ये सवाल, ये तो थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें आपका थोड़ा अगर बुद्धि विवेक काम कर पाता है आपका तो आप तब कर पाएंगे, अन्यथा ये सवाल सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा आपको अगर नॉलेज होगा तो। अगर हम एक संख्या x को 61 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 2 आता है। ठीक, अगर हम एक संख्या को 61 से डिवाइड करते हैं 61 से तो हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 2 आता है। जब इस संख्या की पावर 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे 61 से, तो शेषफल आपने बताना है। थोड़ा आपको रिमाइंडर का इसमें जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे, नहीं तो ये सवाल फिर सारे बच्चों के लिए कठिन होगा। तो अगर मैं एक संख्या को 61 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर आता है 2। ठीक, यही तो कह रहा है वो। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है आपने? अगर आप हिंदी वाले हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या होती है कि डिविडेंड जो हमारा होता है, डिविडेंड यानी कि जो हमारा क्या होता है भाज्य, हम इसे बोलते हैं भाज्य बराबर डिवाइजर यानी कि भाजक, डिवाइजर इनटू कोशेंट यानी कि हमारा भागफल होता है, जो प्लस ऑफ प्लस हमारा क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर। तो भाई इसे बोलते हैं हम क्या, रिमाइंडर थ्योरम। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो अगर मैं क्वोशेंट को 1 मान लूं तो मेरा डिविडेंड क्या होगा, यानी कि मेरा x क्या होगा। भाई वो कह रहा है कि जब आप 61 से डिवाइड करते हैं यानी कि डिवाइजर हमारा 1 है, मैंने क्वोशेंट मान लिया 1, रिमाइंडर मेरा आ रहा है 2, तो मेरा जो x का वैल्यू आएगा वो 63 नहीं आएगा, 63। कितना आएगा 63। तो x का वैल्यू मेरा 63 आ गया। अब वो कह रहा है कि जब आप इस 63 की पावर 7 को 61 से डिवाइड करते हो तो आप अब रिमाइंडर बताओ, ये आपसे पूछ रहा है वो। अब आपका रिमाइंडर क्या हो, तो कुछ नहीं करना आपने, आप क्या करो, इस जो ये 63 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो 61, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं देखो इस 63 को भाग दूं 61 से, 63 को मैं 61 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है 2। काम हमारा रिमाइंडर का ही है ना, तो हम खाली रिमाइंडर को इसमें एज्यूम करेंगे। अगर मैं 63 को 61 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, तो आपका जवाब होगा सर आपका रिमाइंडर बचता है 2। तो हम खाली यहाँ पे रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे, क्वोशेंट से और डिवाइजर से में कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। अब इस 2 की पावर को आप 7 चढ़ा दो, ये जो पावर ऊपर लिखी है 7 और नीचे लिख दो फिर 61 डिवाइड, और ये हमें फिर बताना है क्योंकि अभी तो 2 की पावर 7 61 से बड़ा है ना। अब भाई ये 2 कहां से आया पता है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये 2 कहां से आया, ये 63 को आपने जब 61 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो हम इसमें खाली रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे। तो 63 की प्लेस में मैंने 2 लिख दिया, 2 की पावर 7 अपॉन 61। अब भी हमें रिमाइंडर निकालना है, तो 2 की पावर 61 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 कर सकते हैं आप आसानी से। तो फाइनली हमारे पास बचा 128 बटे कितना 61। ठीक है, अब आपको पता है कि 161 दूनी 122 यानी कि रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 6। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 6। आप देखेंगे ऑप्शन डी हमारा इसका अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा। थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर हल्की फुल्की आपको नॉलेज है ना रिमाइंडर की, ये अगर ये आपको थ्योरम मालूम है, ये थोड़ी ये वाली बात आपको मालूम है तो आप कर जाएंगे, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। तो ये इसके बस यहीं पे पेंच फंसता है बच्चों का कि वो इसको सॉल्व नहीं कर पाते। भाई क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, अगर ये 65 भी होता तो 65 को 61 से भाग देते, कितना बचता रिमाइंडर 4, 4 की पावर 7 बटे 61। मतलब अगर जो डिविडेंड है हमारा वो डिवाइजर से बड़ा है तो उसको भाग दो और जो रिमाइंडर बचेगा डिविडेंड की जगह पे रिमाइंडर लिख दो, कहने का ये मतलब है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से जब हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे तो फिर वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 ईच कैन प्लेस इन द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है यानी कि एक घन के आकार का हमारा बॉक्स है, तो जिसकी हाइट 10 है, तो अगर हाइट 10 है तो लंबाई भी उसकी 10 होगी और चौड़ाई भी 10 होगी, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जो इसकी क्या होंगी 10-10 होंगी। तो एक हमारा 10 बाई 10
का हमारा क्या है, क्यूब है, कहने का ये मतलब है। और एक स्फेरिकल जिसकी रेडियस हमारी 1 है, तो अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा पूरा डायमीटर भाई, अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 हो जाएगा। तो कितने हम इसमें बॉल रख सकते हैं, तो कुछ है ही नहीं भाई इसमें। अगर आपके पास एक 10 बाय 10 का एक ऐसा डब्बा है, 10 बाय 10 के पास ऐसा डब्बा है जिसमें आपने 2 वो रखनी है, मतलब क्या हम बोले तो ये जो स्फेरिकल बॉल है हमारी 2 सेंटीमीटर जिनका डायमीटर है, तो जब हमने इसमें रखा ना तो लेंथ के हिसाब से इसमें कितनी बॉल आनी चाहिए, लेंथ के हिसाब से ऐसे में, तो आप बोलोगे टोटल इसकी 10 है और एक बॉल का डायमीटर 2 है, यानी कि 5 बॉल आनी चाहिए। अगर मैं चौड़ाई के अनुरूप बात करूं, ठीक है, ये बाद में कर रहा हूं अब चौड़ाई के अनुरूप, ठीक है, तो चौड़ाई के अनुरूप कितने हो जाएंगे, 10 इसकी चौड़ाई है, एक बॉल का डायमीटर 2 है, तो 5 हमारी चौड़ाई में आनी चाहिए। और अगर मैं ऊंचाई के रिस्पेक्ट में बात करूं, अब ऊंचाई के रिस्पेक्ट में, तो ऊंचाई भी 10 है और एक की डायमीटर 2 है, यानी कि 5 इधर आनी चाहिए। तो 5 ऐसे में आएंगी, मतलब जो बेस बनेगा ना 5 बॉल का, तो ऐसे में बेस बनेगा, इधर देखो 1 2 3 4 5, ये आ गई चौड़ाई में, ठीक। अब एक लाइन बनेगी ऐसे में 1 2 3 4 5, 5 आएगी ऐसे लंबाई में, और ऐसे 5 लाइन ऊपर को भी तो आएंगी, तो टोटल 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि टोटल हमारी जो बॉल बनेंगी इसमें 125 बॉल आ पाएंगी इस डब्बे में। कितनी बॉल आ पाएंगी, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो, डायरेक्ट जितनी आपको हाइट है और जो आपकी रेडियस है उसका डबल करो और जो आएगा उसका क्यूब कर दो, खत्म सवाल। डायरेक्ट मैं आपको मेथड यहां पे बता दूं, कल को क्या कर दे वो कि इस 10 की जगह दे दिया उसने 40 सेंटीमीटर, और इस 2 की जगह दे दिया उसने, लेट से इस 2 की जगह दे दिया उसने हमारा यहाँ पे 4, 2 की जगह दे दिया उसने 4, ये 4 नहीं दिया उसने, तो इस बार दे दिया उसने यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे, यहाँ पे दे दिया उसने यार, यहाँ पे इस 1 की जगह उसने दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर, सपोज 2 सेंटीमीटर दे दिया। तो आप क्या करेंगे कि सर ने बताया था जो हमारा है इसका करो डबल, कितना आ जाएगा 10, और इसका कर दो क्यूब, कितना आ जाएगा 1000। डायरेक्ट आंसर लगाना है, ये कुछ नहीं सोचना आपने, ये कुछ नहीं सोचना है आपने। ये तो वो कब सोच पाएंगे आप, जब मैं आपको ये वाली बात रहेगी याद, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी डिटेल में आपने नहीं जाना है, आपको पेपर निकालना है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्या है सवाल, देखिए समझेंगे, समझ पाएंगे आप इस सवाल को, क्वेश्चन को क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि एक सिटी में 80% पॉपुलेशन चावल खाती है और 90% जो है 90% ऑफ द राइस ईटर आर नॉन वेजिटेरियन। तो अगर टोटल हमारी पॉपुलेशन 100 है जिसमें से 80% चावल खाती है, तो यानी कि 80 हमारी चावल खाती है, एंड 90% ऑफ द राइस ईटर, इसका जो 90% लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, तो 80 का 90% कितना होता है, बताएंगे कोई बच्चा मुझे। तो आप 80 का 90% निकालना जानते हैं, 80 इंटू 9/10, 80 इंटू 9/10, तो 80 इंटू 9/10 कितना होगा, 80 इंटू 9/10, तो 10 88 9 72, यानी कि 72 लोग हमारे कौन से हैं, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक। तो आप मुझे बताओ इसमें कि टोटल हमारे 80 लोग हैं जिसमें से 72 लोग हमारे नॉन वेजिटेरियन हैं, तो 8 लोग हमारे वेजिटेरियन नहीं हुए, 8 लोग हमारे क्या हुए, वेजिटेरियन नहीं हुए, वेजिटेरियन। तो उसने पूछा है कि मतलब ये मामला तो किसका चल रहा है, जो चावल खाते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, जो चावल खाते हैं, ईट राइस है वाले जो है, तो मामला तो ये चावल का चल रहा है। लेकिन चावल वालों में भी 2 कैटेगरी है, एक नॉन वेज वाली है, एक वेज वाली है। तो 72 लोग नॉन वेज वाले हैं और 8 लोग हमारे वेज वाले हैं। तो आप देखेंगे यहां से निकाल लेंगे आप कि आपसे पूछा है कि वेज वालों का परसेंटेज, तो 8%, डायरेक्ट सवाल था, कुछ है ही नहीं इसमें भाई। 8 100 में से कितना है, 8 100 में से हमारा है 8%, बस आसान प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न आपसे कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं, कुछ आपने ज्यादा सोचना नहीं है। इसका आंसर बताइए क्या हमारा एप्रोप्रिएट इसका आंसर होना चाहिए। कह रहा है कि अगर रेडियस है एक स्फेरिकल कंटेनर इज डबल टू द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फीयर कंटेनर, तो वॉल्यूम बताना है, बस कुछ है ही नहीं। स्फेरिकल कंटेनर है, लेकिन हमारा स्फेरिकल का मतलब जानते हैं आप, बताओ। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, स्फेरिकल का मतलब होता है हमारा गोलाकार। तो अगर हमारा कोई स्फेरिकल कंटेनर है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, जो हमारा गोलाकार कंटेनर होता है, वॉल्यूम होती है उसकी 4/3 πr³, ठीक, 4/3 πr³ हमारी वॉल्यूम होती है। अब देखिए इसने हमसे रेशियो में आंसर पूछा है, तो अगर रेशियो में आंसर पूछा है तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि 4/3 और पाई पे डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि 4/3 तो हमेशा 4/3 रहेगा और पाई हमेशा 22/7 रहेगा। तो वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड करेगा ही नहीं, वॉल्यूम डिपेंड करेगा हमारे रेडियस पे। वॉल्यूम किस बात पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम डिपेंड करेगा हमारे रेडियस पे। तो
देखिए जो हमारा ओल्ड वाला था और जो हमारा न्यू वाला है, तो ओल्ड वाले की जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, और अब रेडियस डबल कर दी, तो रेडियस जब डबल कर दी भाई तो 4/3, अब डबल कर दी तो 2r हो गई, तो 2r क्यूब का मतलब कितना होता है 8r क्यूब हो गया, हमारा 8r क्यूब हो गया। तो इसको उड़ा दो, अब r को भी r कटा दो, तो यहां से 1:8 आ गया, ओल्ड और न्यू का, ओल्ड और न्यू का अनुपात 1:8 आ गया। उसने हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द न्यू और ओल्ड, यानी कि 8:1 होगा। पहले न्यू है ना, यहाँ पे पहले न्यू है क्वेश्चन में, तो पहले 8:1 होगा अनुपात। हमारा न्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो वही ठीक तो है 8:1, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत इसमें है। चलिए अब भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा बता देगा वो सबसे फेवरेट बच्चा होगा इस क्लास का। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बता पाएंगे? देखो ईमानदारी से बताना आपने। देखो सुनो, जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना भी, तो आप पहले वीडियो रोके ईमानदारी से और इसका आंसर करें। अगर आपसे हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर मैंने निकाल दिया था, और अगर आपको नहीं निकाला है तो अब आप सॉल्यूशन देखें यहाँ पे कि प्राइस ऑफ अ बोतल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक इज 10 रुपए, ठीक है। 1 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाय रिटर्निंग 10 खाली बोतल। जब जब हम 10 खाली बोतल देते हैं तो हमें एक भरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती है, ध्यान रखना इस बात को। और एक का जो मूल्य है वो 10 रुपए है, एक कोल्ड ड्रिंक के मूल्य का 10 रुपए। और अगर हम 10 क्या देते हैं, खाली बोतल देते हैं, 10 नहीं, हाँ 10 खाली बोतल देते हैं, मैंने 100 लिख दिया, ये माफ कीजिएगा। जब हम 10 खाली बोतल देते हैं तो हमें एक भरी कोल्ड ड्रिंक मिलती है, एक भरी बोतल हमें मिलती है, ठीक है। 10 खाली पे हमें एक भरी बोतल मिलती है। अब देखो पढ़ो इस सवाल को यहां से कि एक आदमी ने 1000 रुपए थे उसके पास, तो 1000 रुपए में वो उसे कितनी बोतल खरीद पाएगा? 1000 रुपए में वो 1000 रुपए में वो कितनी बोतल खरीद पाएगा भाई? तो 1000 रुपए में वो 100 बोतल खरीद पाएगा। 1000 रुपए में वो 100 बोतल खरीद पाएगा, ठीक है। 1000 रुपए में वो 100 बोतल खरीद पाएगा। अब इस 100 बोतल में देखो क्या हुआ कि हाँ उसके पास और क्या है कि 19 और उसके पास इम्प्टी बोतल है, यहाँ पे 19 उसके पास और इम्प्टी बोतल है, खाली बोतल है उसके पास 19। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, पढ़ो आगे क्वेश्चन को। एज्यूमिंग दैट द पर्सन कैन कंज्यूम एनी नंबर ऑफ बोटल्स ही बाइज, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी बोतल ही possesses एट द एंड इफ ही बाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ बोतल एंड कोल्ड ड्रिंक एंड कंज्यूम ऑल। और उसने सारी बोतल खाली कर दी। तो अब देखो ये जो उसको 100 बोतल मिली ना, इसको भी उसने पिया, तो यानी कि अब देखो 100 बोतल पी उसने, तो खाली हो गई उसके पास 100 बोतल, और जो वो 100 बोतल को रिटर्न करेगा तो उसके पास 10 बोतल और आ जाएंगी, आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी 10 बोतल और? भाई 10 बोतल, 10 खाली बोतल पे उसे एक भरी बोतल मिलती है, ठीक। तो जब वो 100 बोतल खाली वापस करेगा पी के, तो उसे 10 बोतल भरी हुई मिलेंगी, कोल्ड ड्रिंक की मिलेंगी नहीं मिलेंगी? अब 10 बोतल उसके पास आगे भरी हुई और 19 उसके पास पहले से ही है। अब वो इसको भी खाली करेगा, सबको पिएगा, और इसको भी एक भरी बोतल कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी भरी बोतल कोल्ड ड्रिंक? तो आप बोलोगे बिल्कुल मिलेगी। अब 19 उसके पास पहले से खाली है, एक उसे यहां से मिल गई, 10 को उसने वापस कर दिया ना, क्योंकि 10 खाली पे उसे एक भरी मिल रही है, तो 10 जब उसने वापस करी तो उसे एक भरी मिल गई। तो अब इसको भी पिएगा वो, तो ये भी खाली कर दी। अब 19 उसके पास पहले से ही है, तो एक अब कितनी हो गई उसके पास टोटल 20। 20 उसके पास क्या हो गई, इम्प्टी हो गई, यानी कि खाली हो गई। अब 20 बोतल उसके पास खाली हो गई। जब उसके पास अब 20 बोतल खाली हो गई, तो पहले से बोला उसने कि 10 खाली बोतल पे उसके पास एक भरी मिलती है। तो अगर वो 20 खाली देगा, 20 एम्प्टी करेगा, तो उसको 2 भरी मिल जाएंगी दुकानदार से, है ना। अब इन दोनों को जब वो पी लेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 खाली पे उसे एक बोतल मिलती है, 10 खाली पे उसे क्या मिलती है, एक भरी हुई मिलती है। तो लास्ट में तो उसके बाद 2 खाली बच गई। उसने ये पूछा कि लास्ट में उसके पास क्या बचेगा, तो लास्ट में उसके बाद 2 खाली बोतल बच जाएंगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें जो समझने वाली बात है ना, वो ये समझना है आपने कि जब वो 10 एम्प्टी को दुकानदार को देता है तो उसे एक बोतल मिलती है, यहां लिखा है ना 1 बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो ही बॉट बाय रिटर्निंग 10 एम्प्टी बोतल। तो यही इसका कंसेप्ट है बस इस सवाल का। और बाकी 1000 रुपए थे उसके पास, तो 1000 रुपए में वो जब एक का मूल्य 10 रुपए है, तो वो 100 बोतल खरीद पाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके बता दिया है। तो ज्यादा नहीं लंबा रखते हैं इसको, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सर्कल का है, ये से आपसे पूछा है। तो ये बस आपने ध्यान रखना है, मैं आइडिया दे देता हूं कि एक सर्कल के अंदर हमने स्क्वायर फिट करा है इस प्रकार से। तो स्क्वायर का उसने आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो आप इसकी डायमीटर निकाल पाएंगे, डायमीटर निकाल पाएंगे तब जाके आप इसकी रेडियस निकाल पाएंगे। आंसर इसका मैं बता दूंगा, कुछ है नहीं इसमें, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। करके देख लेना आप, और कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। तो ज्यादा लंबा नहीं रखते इस वीडियो को, इतना ही रखते हैं। इस कोर्स में आप जरूर इनरोल कीजिएगा। 220 मॉक टेस्ट हैं आपके इसमें, 6 PYQ डिटेल सॉल्यूशन, 4000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, सारे चीज को कवर करते हुए। तो ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं इस वीडियो को,
अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। कुछ भी आपका डाउट क्वेरी होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।